दोस्तों, इस सच्ची प्रेम कहानी के पहले और दूसरे भाग में आपने पढ़ा कि दीपक अपनी बहन की शादी के पार्टी में उसके ससुराल जाता है, जहां एक लड़की उसे एक लव लेटर देती है जो किसी अनजान लड़के द्वारा भेजा गया होता है। दीपक उस लव लेटर को खोलकर पढ़ता है तो पता चलता है कि कोई रिया नाम की लड़की उससे बिना देखे बिना जाने पिछले 1 साल से प्यार करती है। दीपक उस लड़की से मिलता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि किसी मजबूरी के कारण वह उसके प्यार को कबूल नहीं कर सकता, लेकिन वह लड़की कहती है कि मैं आपको अपना पति मान चुकी हूँ और अगर आप मेरे प्यार को स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं जहर खाकर आत्महत्या कर लूँगी। आखिरकार दीपक उसके प्यार को स्वीकार कर लेता है और धीरे धीरे उसे भी उस लड़की से बेइंतहा मोहब्बत हो जाती है। धीरे धीरे प्यार का सिलसिला शुरू होता है। वे दोनों दुनिया की नज़रों से छिपकर एकांत में मिलने लगते हैं और साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं। गरीब परिवार का दीपक उस लड़की को दुनिया की सारी खुशियां देना चाहता है, इसलिए वह अपने पैरों पर खड़े होने के लिए विदेश कमाने चला जाता है। तभी अचानक एक ऐसा भूचाल आता है जो उसके प्यार की दुनिया को तबाह कर देता है। अब आगे पढ़िए। क्या हुआ रिया जी, कुछ बताइए तो सही। रिया के आंसू दीपक का दिल दुखा रहे थे। मम्मी पापा को हमारे प्यार के बारे में सब कुछ पता चल गया है। वे लोग बहुत गुस्से में हैं और मुझे बहुत टॉर्चर कर रहे हैं। उन्होंने भाभी के साथ भी मारपीट की है, रिया सिसकते हुए बोली। लेकिन कैसे? दीपक परेशान हो गया। आपने मुझे जो लव लेटर दिए थे उन्हें मैंने बेड के नीचे छुपा रखा था, लेकिन पता नहीं कैसे वे पापा के हाथ लग गए, रिया ने डरते डरते बताया। मैं तो कब से आपको कह रहा हूँ कि मुझे ये लुका छुपी पसंद नहीं है। उन्हें हमारे प्यार के बारे में बता दीजिए, लेकिन आपको तो कुछ समझ ही नहीं आता, दीपक ने नाराज़ होते हुए कहा। अब मैं आपको अपनी मजबूरी कैसे समझाऊं कि मेरे अंदर उतनी हिम्मत नहीं है कि उनसे अपने प्यार के बारे में बात कर सकूं। आप प्लीज़ अपने पापा को हमारे घर भेजें, वरना ये लोग हमारी शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं और अगर उन्होंने मेरी शादी किसी और से करने की कोशिश की तो मैं जहर खा लूँगी। रिया फिर से रुआसी हो उठी। अच्छा ठीक है, मैं परसों तक घर पहुँच जाऊँगा। उसके अगले दिन ही मैं आपके घर आकर मम्मी पापा से बात कर लूँगा। और हाँ, आप प्लीज़ रोइए मत, क्योंकि मैं आपके आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसने दिलासा देते हुए कहा। नहीं, आपको मेरी कसम है, आप प्लीज़ हमारे घर मत आइएगा, वरना वे लोग आपको देखकर और भड़क जाएंगे। आप अपने पापा जी को भेजिएगा। ठीक है, अब फ़ोन रखती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। यह कहते हुए उसने फ़ोन रख दिया। प्यार और खुशी जब हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो नज़र लग जाती है। दीपक को जिसका डर था वही हुआ। शायद उसके प्यार को किसी की नज़र लग चुकी थी। उसका दिल किसी अनहोनी की आशंका से भर उठा। कल मैं घर जा रहा हूँ, तुम लोग रूम किराया और राशन का हिसाब करके मुझे बता देना। शाम को खाना बनाते समय उसने प्रदीप और पप्पू से कहा। लेकिन अगले हफ्ते तो हमें दीपावली में जाना ही है। नहीं, बहुत ज़रूरी काम है, मुझे कल ही जाना होगा, दीपक ने अपना फैसला सुनाया। प्रदीप और पप्पू उसके बचपन के दोस्त थे और वे जानते थे कि वह जो कहता है वही करता है, इसलिए उन्होंने ज़्यादा जोर देना मुनासिब नहीं समझा। अगली सुबह वह काठमांडू से वीरगंज के लिए बस पकड़ी और घर के लिए रवाना हो गया। पता नहीं वह किस हाल में होगी, पता नहीं वे लोग अंकिता के साथ कैसा सलूक कर रहे होंगे। बस की खिड़की से भरे पहाड़ों को देखते हुए वह इसी सोच में डूबा हुआ था। नेपाल के पहाड़ी रास्तों की खूबसूरत वादियां भी आज उसके दिल को सुकून नहीं पहुंचा पा रही थी। रास्ते भर वह इन्हीं आशंकाओं और उलझनों के बीच 300 किलोमीटर का सफर कैसे कट गया पता ही नहीं चला। वीरगंज बस स्टैंड पर उतरकर वह टैक्सी में बैठा और करीब 1 घंटे में अपने घर पहुँच गया। शाम हो चुकी थी और लंबे सफ़र की थकान उसके ऊपर हावी हो रही थी, इसलिए वह सबसे मिलने के बाद आराम करने के इरादे से बिस्तर पर लेट गया। परंतु उसकी आंखों में ना तो नींद थी और ना दिल को चैन। क्या बात है बाबू, जो इतने परेशान लग रहे हो? माँ भले ही अनपढ़ हो, लेकिन अपने बच्चों के चेहरे पढ़ना अच्छी तरह जानती है। दीपक की माँ ने उसकी परेशानी को भांप लिया था। वह अपने माँ बाप से कोई भी बात नहीं छुपाता था। वह पहले ही रिया के बारे में माँ को बता चुका था। माँ, तुम कल पापा को रिया के घर जाने को कहो ना, उसने माँ को सारी बात बताने के बाद मिन्नतें की। वह जानता था कि उसके स्वाभिमानी पापा इस बात के लिए कतई राजी नहीं होंगे, क्योंकि सामाजिक नियमों और परंपराओं के अनुसार पहले लड़की वाले को लड़के वाले के पास जाना पड़ता है। ठीक है, मैं उनसे बात करती हूँ, तुम खाना खा लो, मैं खाना लेकर आती हूँ। माँ को अपने बेटे की खुशी सबसे प्यारी थी। चाचा जी, अंकिता बुआ जी का कॉल आया है, वह आपसे बात करना चाहती है। वह भोजन करके हाथ धो रहा था, तभी उर्मिला हाथ में फ़ोन लिए भागती हुई आई।
उर्मिला दीपक के चचेरे भाई की लड़की थी। दीपक के पापा 2 भाई थे। बड़े भाई साहब की 4 बेटियां और इकलौता बेटा था। सबकी शादी हो चुकी थी। चचेरे भाई की 3 बेटियां और 2 बेटे थे। उर्मिला उनकी मझली बेटी थी। दीपक ने हाथों को पोंछकर फ़ोन को कानों से लगाया। हेलो, दीपक धीमे से बोला। उधर से अंकिता के रोने की आवाज़ आई। हेलो, उसका दिल बैठने लगा। भैया, आपने ऐसा क्यों किया? क्या आपको प्यार करने के लिए कोई दूसरी लड़की नहीं मिली? आपकी वजह से मेरे घर में तूफान मचा हुआ है। मुझे गालियाँ और ताने सुनने पड़ रहे हैं। मेरा घर उजड़ने की कगार पर है। क्यों किया आपने ऐसा? दीपक चाहकर भी कुछ बोल नहीं पाया। बस 2 आंसू उसके पलकों से टूटे और जमीन में समा गए। बोलिए ना, बोलते क्यों नहीं? अब बस चुप हो जाओ अंकिता, मैं आ रहा हूँ, सब ठीक हो जाएगा। भैया, आप सबसे कहते हैं कि अंकिता मेरी सबसे प्यारी बहन है और मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो अगर आप मुझसे ज़रा भी प्यार करते हैं तो एक कृपा करना, आज के बाद मेरे घर कभी मत आना। कॉल डिस्कनेक्ट हो गया, लेकिन दीपक उसे कान से लगाए खड़ा रहा, जैसे वह जड़ हो गया हो। सुबह जब माँ ने पापा से रिया का हाथ मांगने के लिए उसके घर जाने के लिए कहा तो पापा इनकार करते हुए बोले, क्या तुम लोगों ने ऐसा कभी देखा है कि लड़का वाला लड़की वाले के घर रिश्ता लेकर जाए? ये बात तो ठीक है, परंतु अपने औलाद की खुशी के लिए लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं। क्या आप इतना भी नहीं कर सकते? माँ ने पापा को मनाने की कोशिश की। नहीं, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है। पापा अभी भी मानने को तैयार नहीं थे। तो ठीक है पापा, लेकिन यदि मेरी शादी रिया से नहीं हुई तो फिर मैं कभी किसी और से भी शादी नहीं करूँगा। दीपक भी अपनी जिद पर उतर गया। दीपक की बात सुनकर पापा सोच में पड़ गए। कुछ देर सोचने के बाद वे कुर्सी से उठते हुए बोले, ठीक है, मैं जाऊँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो मैं जो कहूँगा तुम वही करोगे। ठीक है, दीपक ने वादा किया। आज दीपक बहुत खुश था। उसे पूरा यकीन था कि रिया के मम्मी पापा उसके रिश्ते के लिए इनकार नहीं करेंगे, क्योंकि वे बहुत अच्छे इंसान थे और दीपक को पसंद भी करते थे। कोई भी बाप यदि अपनी बेटी का लव लेटर पढ़ ले तो उसे व्यक्ति तौर पर बुरा लगना स्वाभाविक है, लेकिन गुस्सा ठंडा होने पर वे ज़रूर मान जाएंगे। दीपक को पूरा विश्वास था। वह छत पर लेटा बेसब्री से पापा के आने का इंतज़ार कर रहा था। तभी उसे पापा की आवाज़ सुनाई पड़ी। क्या हुआ पापा? क्या कहा उन लोगों ने? दीपक लगभग भागता हुआ नीचे आया और आते ही सवाल किया। पापा ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस चुपचाप सिर नीचे झुकाए बैठे रहे। उसने देखा पापा के पलकों के किनारे कुछ सफ़ेद मोती चमक रहे थे। पापा प्लीज़ कुछ बताइए ना, क्या हुआ? मिल गई ना तसल्ली? कर दी ना बेइज्जती? पापा उसकी आंखों में देखते हुए भारी मन से बोले। लेकिन पापा आखिर? बस अब कुछ मत कहना। पापा ने हाथों के इशारे से उसे रोका और उठकर बाहर चले गए। उसके बाद 2-3 दिन तक पापा से उसकी बात नहीं हुई। वह तो बाद में माँ से उसे पता चला कि उन्होंने यह कहकर इनकार कर दिया कि हम अपनी बेटी की शादी किसी भिखमंगे के घर में नहीं करेंगे। जिंदगी के सबसे कड़वे सबक हमेशा मीठा बोलने वालों से ही मिलते हैं। रिया के मम्मी पापा की मीठी बातें अब उसके दिल को जला रही थी। वह तो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि वे उससे इतना नफरत करते हैं। वह तो उन्हें अपने माँ बाप से भी ज़्यादा प्यार और सम्मान देता था। काश आपके जैसा बेटा मेरी कोख से पैदा होता। रिया की मम्मी की प्यारी बातें बार बार उसे याद आ रही थी। जब वह उसके घर जाता तो रिया के पापा कहते, बेटा बार बार गली में मत निकला करो, कहीं किसी की नज़र ना लग जाए। रिया की छोटी बहन नेहा खुश होकर कहती, मैं आप लोगों की शादी में जमकर नाचूंगी। उसके सारे सपने धूल में मिलते नजर आ रहे थे। दीपक को कई दिनों तक तो विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि उसके साथ ऐसा भी हो सकता है। उसका दिल अपमान की पीड़ा से तड़प उठा। उसने बहुत सोचा विचारा और आखिर में तय किया कि उसे एक बार फिर खुद से उनसे बात करनी चाहिए। फिर उसने कई बार रिया के घर का नंबर मिलाया, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। तभी उसे याद आया कि रिया की बड़ी बहन का घर उसी शहर में है। उन्होंने कई बार अपने मोबाइल से अंकिता से बात भी कराई थी। दीपक ने अपने मोबाइल के कॉन्टेक्ट लिस्ट को खंगाला तो उसे उनका नंबर मिल गया। उसने फटाफट नंबर डायल किया तो रिंग होने लगी। हेलो, कौन? उधर से रिया के जीजाजी ने फ़ोन उठाया। हेलो प्रणाम, मैं अंकिता का भाई दीपक बोल रहा हूँ। पहचाना आपने? हाँ हाँ बिल्कुल। कैसे हैं दीपक जी? हाँ हम बिल्कुल ठीक है। आप लोग कैसे हैं? हाँ हम लोग भी बिल्कुल ठीक है। थोड़ी देर हाल समाचार पूछने के बाद दीपक ने कहा, क्या आप मम्मी पापा से बात करा सकते हैं? माफ़ कीजिए दीपक जी, मगर वे आपसे बात नहीं करना चाहते हैं। सुना है आपके और रिया के बीच प्यार मोहब्बत चल रहा है, शायद इसी वजह से। हाँ मैं उसी विषय में उनसे बात करना चाहता हूँ। आप प्लीज़ किसी तरह उनसे बात कराइए ना, मैं बहुत परेशान हूँ। दीपक ने विनती की। देखिए अभी वे लोग बहुत गुस्से में हैं, इसलिए वे आपसे बात नहीं करेंगे।
लेकिन यदि आप हमें अपना समझते हैं तो हमें सारी बात सच सच बताइए। हम आपकी तरफ से उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे, रिया के जीजाजी ने अपने शब्दों में शहद घोलते हुए कहा। फिर दीपक ने उनको बता दिया कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। लेकिन रिया तो कह रही थी कि वह आपसे प्यार नहीं करती, बल्कि आप ही उस पर डोरे डालते हैं और उसे लव लेटर लिखते हैं। नहीं, ये झूठ है, वह ऐसा कभी नहीं कह सकती। दीपक को विश्वास नहीं हो रहा था। उसने खुद मेरे सामने कहा है। क्या आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है? मैं जब तक यह बात उसके मुंह से ना सुन लूँ, मुझे विश्वास नहीं होगा। अच्छा, अब ये बताइए कि आप रिया से अकेले में कितनी बार मिले हैं? रिया के जीजाजी धीरे धीरे भोले भाले दीपक को अपने जाल में फंसाते जा रहे थे। अकेले में तो नहीं, लेकिन हम उनके कॉलेज में 2-3 बार मिले हैं। कहीं आप लोगों के बीच शारीरिक संबंध तो नहीं बने हैं? आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हम तो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते। अच्छा चलिए ठीक है, मैं मम्मी पापा को मनाने की कोशिश करूँगा और जब उनका गुस्सा ठंडा हो जाए तो मैं आपको उनसे मिलवा दूँगा। रिया के जीजा ने वादा किया और फ़ोन कट कर दिया। उनसे बात करके दीपक को थोड़ी आस बनती दिखाई दी। अब वह उनके कॉल का इंतज़ार करने लगा। रिया से दूर होने के बाद उसका कहीं भी मन नहीं लग रहा था। पता नहीं रिया किस हाल में होगी, वह दुखी होकर बार बार सोचता। दीपक का बुझा और उदास चेहरा देखकर उसके पापा को बहुत दुख होता। अतः उन्होंने उसे एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मुंशी के जॉब पर लगवा दिया। शायद व्यस्त रहने से उसका थोड़ा मन बदल जाए, उन्होंने सोचा। एक दिन वह मजदूरों को काम पर लगवा रहा था, तभी रिया की दोस्त अनीता के नंबर से कॉल आया। दीपक ने कॉल उठाया तो रिया उस पर बरस उठी। आपने मेरे जीजा को हमारे बारे में क्यों बताया? उसने मेरे घर वालों के सामने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। लेकिन उन्होंने तो वादा किया था कि वह किसी को कुछ नहीं बताएंगे और हमारी शादी के लिए मम्मी पापा को मनाने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैंने उन्हें अपना दोस्त समझकर हमारे बारे में बता दिया और मैंने तो उन्हें बस इतना बताया है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। दीपक ने सफाई दी। बस हमारे और आपके बीच में सब कुछ खत्म हो गया। अगर आप मुझे ज़िंदा देखना चाहते हैं तो मेरे घर कभी मत आइएगा। लेकिन एक बार मेरी बात तो। कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। फिर दीपक ने कई बार कॉल करने की कोशिश की, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ मिला। तभी दीपक को चक्कर आया और वह कटे हुए की तरह नीचे गिर पड़ा। थोड़ी देर बाद जब उसने होश संभाला तो उसे एहसास हुआ कि अब उसकी दुनिया लुट चुकी है। उसने उसी वक्त काम से छुट्टी ली और अपने घर आ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और क्या ना करे। उसकी हालत एक हारे हुए जुआरी की माफिक हो गई थी। मार्च के महीने में सर्दियों को विदा करके पतझड़ को आने का निमंत्रण दे दिया था और इधर दीपक के जीवन में भी ऐसा पतझड़ आया था जिसके बाद बाहर आने की कोई उम्मीद ना थी। वह दिन भर छत पर धूप बेसुध होकर लेटा रहता और रात भर अपनी गलती पर आंसू बहाता रहता। आखिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? जब उसमें दुनिया से लड़ने का हौसला नहीं था तो उसने मोहब्बत क्यों की? मेरी क्या गलती थी? प्यार भी उसने किया, इजहार भी उसने किया, इनकार भी उसने किया। मैंने तो बस उसके प्यार की कदर की थी। गलती मेरी ही है। मुझे उसके प्यार को स्वीकार करना ही नहीं चाहिए था। उसे रिया पर बहुत गुस्सा आ रहा था और उसी गुस्से में वह बार बार रिया को भुलाने की कोशिश करता, मगर चाहकर भी उसे भुला नहीं पाता था। हद से ज़्यादा प्यार और हद से ज़्यादा नफरत दोनों इंसान की ज़िंदगी के लिए हानिकारक होते हैं। एक दिन उसके दिमाग में एक विचार आया और उसने एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया। उसने बाजार से जाकर सल्फास की गोलियां खरीदी और बस पकड़कर रिया के घर की तरफ जाने वाली बस में बैठ गया। गहरी सांस ली और पलकों को समेट लिया। माँ, क्या तुम कभी हवाई जहाज़ में बैठी हो? 14-15 साल के लड़के ने आसमान में उड़ते हुए एरोप्लेन पर नजरें गड़ाए हुए पूछा। ना बबुआ, हवाई जहाज़ में बैठना हमारे नसीब में कहाँ। चावल से कंकड़ चौंकते हुए माँ ने अपने नसीब को कोसा। माँ, जब मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊँगा तो तुम्हें और पापा को हवाई जहाज़ में ज़रूर बैठाऊँगा। उसने नज़रों से ओझल होते एरोप्लेन से नज़रें हटाते हुए माँ की तरफ देखा। ठीक है, पहले तो बहुत बड़ा आदमी बन जा, माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। दीपक ने एक पल के लिए आंखें खोली और अंदर कुछ बिखरता सा महसूस हुआ। उसने घबराकर आंखें मूंद ली। जिस बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया, जब उसी ने मेरे ऊपर हाथ उठा दिया तो अब बच्चा क्या है? बाबूजी की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। तू चिंता मत कर, एक बेटा खराब निकल गया तो क्या हुआ, तेरा दूसरा बेटा है ना, यह तेरा खेवनहार बनेगा। दादी ने अपने आंचल से बाबूजी के आंसू पोंछते हुए 10 साल के दीपक की ओर इशारा किया। बाबूजी ने बुझी बुझी निगाहों से उसकी तरफ देखा था।
जैसे वो पूछ रहे हो, कहीं तुम भी ऐसा ही तो नहीं करोगे। दीपक के बड़े भाई झगड़ालू स्वभाव के थे। वे कई सालों से अपने माँ बाप से अलग रहते हैं और अक्सर उनसे झगड़ते रहते थे। दीपक को ऐसा लगा जैसे बाबूजी की उम्मीद भरी निगाहें उसे घूर रही है। छोटे भाई का भविष्य, छोटी बहनों की उम्मीदें, सब कुछ बस उसी पर टिकी हुई थी। उसके मन में विचारों का ऐसा सैलाब उमड़ रहा था कि उसे बेचैनी सी होने लगी। तभी एक झटके से बस रुकी तो विचारों का तूफान थम गया। बस अपने गंतव्य तक पहुंच चुकी थी। वह जब सीट से उठकर बाहर निकला तो उसे थोड़ी राहत महसूस हुई। बस स्टैंड के बाहर निकलकर वह आहिस्ता आहिस्ता रिया के घर की तरफ बढ़ने लगा। तभी उसे मोबाइल की घंटी सुनाई पड़ी। उसने पॉकेट में हाथ डालकर मोबाइल निकाल लिया। वाह, क्या खूब रिश्तेदारी निभाई आपने। आपकी मेरे साथ क्या दुश्मनी थी जो आपने मेरे साथ ऐसा किया। रिया के जीजा का नंबर देखते ही दीपक बरस पड़ा। आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। मैं तो अपनी तरफ से उन्हें मनाने की कोशिश कर रहा हूँ। उधर से आवाज़ आई, बस रहने दीजिए, अब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद जा रहा हूँ उनके घर उनसे बात करने। दीपक ने कहा, आप मेरी बात मानिए और अभी वहाँ मत जाइए। अभी आपका वहाँ जाना ठीक नहीं है। अब ठीक बेठीक जो भी होगा देखा जाएगा। आज तो आखिरी फैसला होकर रहेगा। दीपक ने अपना फैसला सुनाया। आप समझते क्यों नहीं, मैंने बहुत मुश्किल से उन्हें बात करने के लिए राजी किया है। यदि अभी आप वहाँ पर चले गए तो बनी बनाई बात बिगड़ जाएगी। आप एक काम कीजिए, अभी मेरे घर चले आइए। मैं आपको अपने साथ ले जाकर उनसे बात करवा दूंगा। रिया के जीजाजी ने समझाया। अच्छा ठीक है। दीपक ने फ़ोन रख दिया। रिया के जीजा का घर रिया के घर से करीब 1 किलोमीटर के फासले पर था। दीपक रिया के जीजाजी के घर चला गया। वहाँ पर रिया के जीजा और दीदी दोनों मौजूद थे। उन्होंने दीपक का उचित आदर सत्कार किया। थोड़ी देर के बातचीत के बाद दीपक ने रिया के मम्मी पापा से मिलने की इच्छा जताई। आप थोड़ी देर आराम कीजिए, तब तक मैं उनसे इजाज़त लेकर आता हूँ, रिया के जीजा ने कहा और बाहर चले गए। थोड़ी देर बाद जब वे आए तो उनका चेहरा लटका हुआ था। दीपक ने पूछा, क्या हुआ, क्या कहा उन लोगों ने। वे लोग अभी ना तो आपसे मिलना चाहते हैं और ना ही बात करना चाहते हैं, रिया के जीजाजी ने बताया। कोई बात नहीं, अब मैं खुद उनसे बात करता हूँ, वह कहते हुए गुस्से में बाहर निकल गया। वह तेज कदमों से रिया के घर की तरफ बढ़ता ही जा रहा था। तभी उसे रिया की छोटी बहन नेहा का स्कूल नज़र आया, जिसके बारे में एक बार बताया था कि वह उसी स्कूल में पढ़ती है। दीपक को नेहा से बड़ा लगाव था। वह उसे छोटी बहन की तरह प्यारी थी। उसे लगा कि उसे नेहा से एक बार बात ज़रूर करनी चाहिए। उसे विश्वास था कि वह उससे झूठ कभी नहीं बोलेगी। स्कूल के गेट पर खड़े होकर उसने अंदर देखा तो एक शिक्षक बच्चों को पढ़ाते नजर आए। दीपक ने उन्हें इशारे से अपने पास बुलाया। क्या रिया स्कूल आई है? शिक्षक को नमस्कार करने के बाद दीपक ने उनसे पूछा। हाँ, आई तो है, लेकिन आप उनके कौन हैं? उस शिक्षक ने सवालिया अंदाजे से पूछा। नेहा मेरी बहन है, क्या आप उसे बुला सकते हैं? नेहा बाहर आओ, कोई आया है तुमसे मिलने। उस शिक्षक ने वहीं से आवाज़ लगाई। थोड़ी ही देर में एक दुबली पतली सी लड़की बाहर आई। प्रणाम भैया। उसने आते ही दीपक के पैर छुए तो शिक्षक अंदर चला गया। उसकी बूझी आंखें, सूखे होठ और उदास चेहरा देखकर दीपक का दिल दुख से भर गया। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि ये वही खूबसूरत लड़की है जो हमेशा खुशी से चहकती रहती थी। घर का क्या हालचाल है नेहा, कुछ बताओ ना। उसकी आवाज़ में दर्द था। क्या बताऊं भैया, घर के हालात बहुत ख़राब है। घर में तूफान मचा हुआ है। कई दिनों से चूल्हा तक नहीं जला है। मम्मी पापा दीदी को तो टॉर्चर कर ही रहे हैं, साथ में मुझे और आपकी बहन को भी टॉर्चर कर रहे हैं। क्या उन्होंने तुम्हें भी मारा है? हाँ, वे लोग कह रहे हैं कि जब तुम्हें इस बात की खबर थी तो हमें बताया क्यों नहीं। उसकी हालत देखकर दीपक को पहली बार खुद से नफरत हुई। मेरी वजह से इस मासूम लड़की को इतने दुख सहने पड़े। यह सोचकर वह अंदर ही अंदर टूटने लगा। घर चलिए ना भैया, दीपक को चुप देखकर नेहा ने कहा। आज नहीं, फिर कभी। तुम एक काम करोगी मेरा, ये पत्र अपनी दीदी तक पहुंचा देना। दीपक ने अपना आखिरी पत्र जेब से निकाल कर नेहा को दे दिया, जो उसने कल रात ही लिखा था। ठीक है, अब मैं जाऊं? नेहा ने सिर हिलाते हुए पूछा। हाँ, अब तुम जाओ, दीपक ने कहा। नेहा ने उसके पैर छुए और अंदर चली गई। उसके जाते ही वह भी आगे बढ़ गया। पता नहीं क्यों नेहा से मिलने के बाद उसके ख्यालात बदलने लगे थे। अब उसे अपनी खुशी की नहीं बल्कि नेहा के परिवार की फिक्र होने लगी। अगर आज मैंने नेहा के घर जाकर जहर खा लिया तो नेहा के परिवार पर मुसीबत आ जाएगी।
मेरे मौत के बाद पुलिस उन्हें परेशान करके रख देगी। एक तो वे बेचारे अपने नालायक बेटों की वजह से पहले से ही परेशान हैं। उनकी वजह से मम्मी जी पहले से ही डिप्रेशन के शिकार है। मुसीबत का सामना करते करते पापा जी चिड़चिड़े स्वभाव के हो गए हैं और यदि वे अपनी बेटी की शादी मेरे साथ नहीं करना चाहते तो इससे ये तो साबित नहीं होता ना कि वे बुरे लोग हैं। वे क्या, कोई भी माँ बाप यही चाहते हैं कि उनकी बेटी की शादी अमीर परिवार में हो ताकि वह हमेशा सुखी रहे। यदि मैं भी उनकी जगह होता तो शायद यही करता। फिर मेरे जैसे गरीब आदमी की औकात ही क्या है। यदि रिया की शादी मुझसे हो भी गई तो मैं उसे वो खुशियाँ कभी नहीं दे पाऊँगा जिसकी वो हकदार है। मेरे साथ रहकर उसकी ज़िंदगी भी जन्नम बन जाएगी। आज अगर उनके दरवाजे पर मेरी मौत हो गई तो मेरे घर वाले इनके ऊपर हत्या का केस कर देंगे। फिर मम्मी पापा को, रिया को, नेहा को, सबको पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। मेरी बहन अंकिता का बसा बसाया घर उजड़ जाएगा। रिया की बड़ी बदनामी होगी और रिया अपनी बदनामी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। हो सकता है कि बदनामी के डर से वह आत्महत्या भी कर ले और इन सब का जिम्मेदार सिर्फ मैं होऊंगा। क्या मैं इतना खुदगर्ज हूँ कि अपनी खुशी के लिए इतने लोगों के दुख का कारण बनूं? मैं तो हमेशा से ही दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी को कुर्बान करता आया हूँ। क्या मैं इनकी खुशी के लिए एक और कुर्बानी नहीं दे सकता? क्या किसी को पा लेना ही सच्ची मोहब्बत है? इसी तरह के हज़ारों विचार फिर से उसके दिमाग में तूफान की तरह उठने लगे। उसका सिर फटने लगा, पाँव भारी होने लगे। उसके कानों में एक साथ कई लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ गूंजने लगी। उसकी आंखों के सामने कभी रिया का रोता हुआ चेहरा आ जाता तो कभी नेहा का रोता हुआ मासूम चेहरा घूम जाता, कभी अंकिता का रोता चीखता चेहरा सामने नजर आने लगता। अब एक कदम भी चलना उसके लिए मुश्किल हो गया। वह सिर पकड़कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और क्या ना करे। कुछ देर तक वह उसी हालत में बैठा रहा। क्या तो इतना कायर और कमज़ोर है कि मूर्खों की भांति आत्महत्या करने चला है? क्या तुझे अपने प्यार पर इतना भरोसा नहीं है कि तू उसे जलील करना चाहता है? क्या किसी के जिस्म को हासिल कर लेना ही मोहब्बत है? क्या बिना शादी किए तो अपने प्यार को जिंदा नहीं रख सकता? क्या तेरे जीवन का मकसद यही है? क्या तू भूल गया कि तुम्हारा जन्म इंसानियत को जिंदा रखने के लिए हुआ है? क्या तू अपने माँ बाप, भाई बहनों को जीते जी मार देना चाहता है? इसी तरह के हजारों सवाल उसके मन में उठने लगे। तभी उसकी अंतरात्मा से एक आवाज़ आई, नहीं दीपक नहीं, तू ऐसा नहीं कर सकता। तू ऐसा नहीं है। तुम्हें इन सब की खुशियों के बदले अपनी खुशियों की कुर्बानी देनी ही होगी। नहीं। एकाएक उसने सिर को झटका दिया और उठ खड़ा हुआ। अब वह अंतिम निर्णय पर पहुंच चुका था। उसने जेब से सफलास की गोलियां निकाली और नफरत से देखते हुए उसे दूर फेंक दिया। सच्ची मोहब्बत जीवन लेती नहीं है, जीवन देती है। बहुत पहले उसने किसी मैगजीन में यह नज़्म पढ़ी थी, लेकिन उसका अर्थ उसे आज समझ आया था। तुम ना हुए मेरे तो क्या, मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा रहा। मेरी चंदा मैं तेरा सितारा रहा। रिश्ता है बस एक रेत सा, ऐ समंदर में तेरा किनारा रहा। धड़ाम। आह, बिस्तर से नीचे गिरते ही उसकी यादों और ख्वाबों के बीच की डोर टूट गई। क्या यार फिर से मोहब्बत के दौरे पड़ने लगे क्या? जो सपनों में बुदबुदा रहे थे। तवे पर रोटी रखते हुए प्रदीप ने चुटकी ली। सबसे पहले तो तुम ये बताओ कि मुझे बिस्तर से गिराया किसने? दीपक कमर सहलाते हुए गुस्से में बोला। प्रदीप ने नजरें घुमाते हुए दरवाजे की तरफ इशारा किया, जहां विशेषर मुस्कुराते हुए भागने की तैयारी में चप्पल पहन रहा था। रुक जा साले, आज छोड़ूंगा नहीं। दीपक भी हंसते हुए तेजी से उसके पीछे भागा तो कमरे में मौजूद सभी लोग ठहाके लगाने लगे। दोस्तों, इस कहानी को लिखने का मेरा उद्देश्य बस इतना ही है कि आजकल के युवक प्यार का सही अर्थ समझ पाए और गलत रास्ते चुनने से बच जाएं, क्योंकि आजकल अक्सर देखा जाता है कि लोग प्यार में हत्या, आत्महत्या जैसे गलत कदम उठा लेते हैं। लेकिन ये गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहाँ तक मेरा मानना है कि किसी को हासिल कर लेना मोहब्बत नहीं है, बल्कि किसी को खोकर उसे जीवन भर दिल में ज़िंदा रखना ही सच्ची मोहब्बत है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।